ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು KVP ಚಾನಲ್. ನಾನು ಆಶಿಕ್. ನಾನೀಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಚೂರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जिसको सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है, और ये बात है लगभग सन 1990 से लेकर 2000 और यहाँ तक कि 2010 के आसपास की। इस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री अपने एकदम बुरे दौर से गुजर रही थी। ये वो दौर था जिस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनल फिल्में आना लगभग बंद ही हो गई थीं। 1990 से लेकर सन 2000 के बीच में तो कन्नड़ा सिनेमा में ये माहौल हो गया था कि उस टाइम पर रिलीज होने वाली लगभग 10 फिल्मों में से 8 फिल्में किसी न किसी सुपरहिट तमिल या तेलुगु फिल्म का रीमेक ही होती थीं। यहाँ तक कि ये दौर उस टाइम पर खुद कन्नड़ा सिनेमा के लिए इतना बुरा हो गया था कि वहाँ के जो लोकल कन्नडिगा लोग थे उन लोगों का भी कन्नड़ा फिल्मों से बिल्कुल भरोसा उठने लगा। ನಿಜ, ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. पैसा कमाने के लिए रीमेक फिल्मों के ऊपर ही डिपेंड हो गए। नए टैलेंट को मौका देना खत्म, नई स्टोरी वाली कहानियों के ऊपर काम करना खत्म, और जो किसी एक थीम वाली फिल्म अगर धोखे से चल भी जाती तो आगे आने वाले सालों में वैसे ही हमें 10-12 फिल्में और देखने के लिए मिल जाती। मतलब खुद कन्नड़ा लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे उनकी फिल्मों से बिल्कुल खत्म होने लगा। ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. हालांकि ऐसा नहीं है कि आने वाली सारी ही कन्नड़ा फिल्में इस टाइम तक बिल्कुल ख़राब ही आ रही थीं। इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ फिल्में अच्छी आई भी, लेकिन ये फिल्में कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग पहचान नहीं दिला पाईं। जिस टाइम पर तमिल और तेलुगु फिल्मों का नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल बोलबाला हो गया, बहुत सारी फिल्में डब होकर हिंदी में रिलीज होने लगीं, उस टाइम तक कन्नड़ा और मलयालम फिल्में इस रेस में काफ़ी पीछे थीं। जहां तमिल और तेलुगु भाषा की लगभग 30 से 40 फिल्में हिंदी भाषा में डब होकर रिलीज होती, तो वहीं उस टाइम पर कन्नड़ा और मलयालम भाषा की लगभग 2 से 3 फिल्में ही हिंदी में डब होकर रिलीज हो पाती। सन 2015 में कन्नड़ा सिनेमा की तरफ से आई फिल्म रंगी तरंगा ऐसी फिल्म थी जिसको हिंदी में डब करके यहाँ पर रिलीज किया गया, और यहाँ पर भी इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक्चुअली सन 2010 के बाद कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिले। इस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारी अलग हटकर फिल्में बनाई जाने लगी, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनाई जाने लगी। 90 के दशक से ही रीमेक फिल्मों का जो धब्बा कन्नड़ा सिनेमा के ऊपर लगा हुआ था, वो अब धीरम जैसी फिल्मों ने एक अलग ही मार्केट क्रिएट किया। लेकिन इसके बाद सन 2000 ಓ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, बदल कर रख दिया। ಜಾಕಿನಷ್ಟೇ. ನನಗಂತೂ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಜಾಕಿ ಥರ ಮೂವಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. KGF चैप्टर 1 का ಆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. लेकिन इसके बावजूद भी रॉकिंग स्टार यस की फिल्म KGF चैप्टर 1 ने अपनी एक अलग ही पहचान और फैन फॉलोइंग बनाई। जीरो बंदिತ್ತು, और देखते ही देखते उल्टा चैप्टर 1 जीरो डाउन मारी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म। और ये उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा के लिए और कन्नडिगा लोगों के लिए बहुत ही प्राइड की बात थी कि जहां एक टाइम पर खुद कन्नडिगा लोग ही अपनी फिल्मों को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, वहीं KGF चैप्टर 1 ने कन्नड़ा सिनेमा के अलावा पूरे देश भर में एक अलग ही फैन फॉलोइंग बनाई। एक्चुअली उस टाइम पर KGF चैप्टर 1 की इतनी बड़ी सफलता ने कन्नड़ा सिनेमा के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद कन्नड़ा सिनेमा के नए क्रिएटिव डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स सामने आने लगे। अब यहाँ पर रीमेक फिल्मों से ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के ऊपर दाव खेला जाने लगा। कन्नड़ा सिनेमा अपने आप को तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा के साथ में खड़ा हुआ देख पा रहा है, लेकिन बॉलीवुड को लेवल में भी बहुत सारे लीजेंडरी लोगों का हाथ रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कन्नड़ा सिनेमा की ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर कि कहाँ से कन्नड़ा सिनेमा की शुरुआत हुई और कैसे ये आगे चलकर ग्रो हुआ। तो एक्चुअली कर्नाटका में फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट होने के पहले वहाँ पर थिएटर्स का वीरन्ना ने कर्नाटका फिल्म स्टूडियो की शुरुआत की। ये बात है लगभग सन 1930 और 31 के आसपास की, जब उस टाइम पर यहाँ कुछ फिल्में बनाई गईं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इन फिल्मों में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। एक्चुअली उस टाइम पर मद्रास, जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वो साउथ इंडियन फिल्मों के लिए बिल्कुल हब हुआ करता था। उस टाइम पर मद्रास में कुछ फिल्म स्टूडियो थे और वहाँ पर फिल्में ज्यादातर बनाई ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. उस टाइम पर मद्रास में तमिल भाषा के अलावा तेलुगु और ಈ ರೇಂಜ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ। ऐसी फिल्मों में लगभग 8 साल की उम्र से ड्रमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। 1954 में आई उनकी फिल्म बेदारा कोनेप्पा कन्नड़ा भाषा की ऐसी पहली फिल्म थी जो कि लगभग 1 साल तक सिनेमा घर में चलती रही थी। और इसके बाद कन्नड़ा सिनेमा में एक के बाद एक बहुत सारी धार्मिक और हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का चलन शुरू हो गया। 60 के दशक में कन्नड़ा भाषा में 3 कुमारों की ट्रायोलॉजी का जन्म हुआ,
जहां कन्नड़ा भाषा में डॉक्टर राजकुमार की फिल्मों में लगभग 8 साल की उम्र से ड्रमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। ಒಳ್ಳೆ ಹೇರ್ 1954 में आई उनकी फिल्म शंकर नाग, अनंत फर्स्ट नाग, मार्शल आर्ट्स टाइगर एंट्री। प्रभाकर, अशोक और श्रीनाथ जैसे लोगों ने कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारी फिल्में बनाई। एक्चुअली अर्ली 70s तक ऐसा माहौल था जब कन्नड़ा की ज़्यादातर फिल्में मद्रास जाकर ही शूट की जाती थीं। और अर्ली 70s में कन्नड़ा भाषा की फिल्मों का बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि वहाँ पर जाकर वो बड़े बड़े स्टूडियोज में शूट कर पाएँ। इस वजह से उस टाइम पर तमिल और तेलुगु फिल्मों के शूट हो जाने के बाद जब स्टूडियो खाली होता तब वहाँ पर कन्नड़ा फिल्म को शूट किया जाता। और इसके लिए उस टाइम पर कन्नड़ा फिल्म मेकर्स को घंटों स्टूडियो खाली होने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अर्ली 70s के बाद ज़्यादातर फिल्में यहाँ पर बेंगलोर में ही शूट की जाने लगीं। और इन 2 दशकों में कन्नड़ा सिनेमा में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिली। लेट 80s में कन्नड़ा भाषा की फिल्मों में डॉक्टर राजकुमार के बेटे शिवा राजकुमार, रविचंद्रन, जग्गेश, देवराज, साई कुमार और शशि कुमार जैसे लोग कन्नड़ा फिल्मों में काम करने लगे, जिन्होंने भी उस टाइम पर काफी अच्छी फिल्में बनाई। लेकिन 80 के दशक जैसे ही खत्म हुआ और 90 के दशक की शुरुआत होने वाली थी तब उस टाइम पर डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विष्णुवर्धन और ऐसे कई और सीनियर एक्टर्स लगभग 60 साल की एज में आ गए। और उस टाइम पर कुछ लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी एंटर होने लगे और कन्नड़ा फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग फिल्मों से बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो गए थे, लेकिन अब बदलते हुए दौर में ये कन्नड़ा सिनेमा का वो दौर था जिस टाइम पर ये लोग कम फिल्मों में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कन्नड़ा सिनेमा में एक काफ़ी बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। शंकर नाग की मृत्यु हो गई, डॉक्टर विष्णुवर्धन और डॉक्टर राजकुमार भी फिल्मों से दूर होने लगे। हालांकि नए एक्टर्स फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन ये उतनी अच्छी फिल्में या उतना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं। साथ में प्रेमा लोका फिल्में बनाई। ये फिल्म उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर नहीं और वी रविचंद्रन को उस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में शो मैन के नाम से बुलाया जाने लगा। आगे चलकर वी रविचंद्रन ने सन 1991 में शांति क्रांति के नाम से जूही चावला के साथ में एक और फिल्म बनाई। ये फिल्म उस टाइम पर कन्नड़ा भाषा में बनाई जा रही बहुत ही महंगी फिल्म थी, जिसको कन्नड़ा भाषा के साथ ही साथ तमिल में रजनीकांत के साथ में और तेलुगु में नागार्जुन के साथ में बनाया जा रहा था। फिल्म रिलीज हुई और इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि रविचंद्रन को फाइनेंशियल बहुत ज्यादा लॉस हो गया। और आगे आने वाले समय में भी रविचंद्रन पूरी तरह से बिल्कुल ಸಖತ್ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ರೀಮೇಕ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ರೀಮೇಕ್ಸ್ ಗುರು ಅಂತ. किसी न किसी तमिल या तेलुगु फिल्म का रीमेक ही होती थी। अगर हम इस टाइम पर ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. शिवराज कुमार ने लगभग 27 से भी ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। उपेंद्र ने 22, सुदीप ने 21 और दर्शन ने लगभग 19 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया। ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. जिसमें उन्होंने बतौर लीडर के तौर पर शिवराज कुमार को ತಂದಿದ್ದೆ ಓಂ. उस टाइम पर आई फिल्म ओम कन्नड़ा भाषा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, जहां उपेंद्र के द्वारा बनाई गई फिल्म ओम की कहानी बिल्कुल रिलीज ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದು बेलूर रिलीज ಮಾಡಿದ್ರೆ क्रेज है मेरे साथ में हिंदी भाषा में अर्जुन पंडित के नाम से अनऑफिशियली बनाया गया था। और इस टाइम पर उपेंद्र के अलावा सुदीप, दर्शन और पुनीत राजकुमार जैसे कई और बेहतरीन एक्टर सामने आए। जहां लगभग 2000 के बाद अब कन्नड़ा फिल्मों में थोड़ी बदलाव देखने के लिए मिला और ज्यादातर रीमेक फिल्मों के अलावा कुछ हमें ओरिजिनल फिल्में देखने के लिए मिलने लगी। डॉक्टर राजकुमार के बेटे पुनीत राजकुमार की फिल्मों को यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. लोग और उनके डांस की लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। हालांकि इस टाइम तक भी कन्नड़ा भाषा की किसी भी फिल्म को पैन इंडिया के तौर पर बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। कन्नड़ा सिनेमा को पैन इंडिया के तौर पर पहचान मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, 2010 के बाद ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರಿಂದನೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಂದನೇ. किया तब लोगों को समझ में आया कि कन्नड़ा भाषा में भी तमिल और तेलुगु के अलावा बहुत सारी कंटेंट और फिल्में बनाई जा रही हैं। ಸಖತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಮೂವಿ, ಈ ಥರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ತಂದಾಗ. और इसके बाद तो जो कुछ भी कन्नड़ा सिनेमा में हुआ वो बिल्कुल आपके सामने ही है। KGF चैप्टर 1 के बाद KGF चैप्टर 2, विक्रांत रोना, 777 चार्ली, गरुणा गमना, विशप वाहना, लव मोकटेल और हाल ही में रिलीज हुई कंतारा जैसी फिल्म हमें देखने के लिए मिली। एक्चुअली इस टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी और राजबी शेट्टी की फिल्में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी। तीनों ही सिटीज को आज के टाइम पर लोग कन्नड़ा सिनेमा का RRR भी बोलते हैं। आज के टाइम पर ये तीनों ही कन्नड़ा सिनेमा में इतनी क्रिएटिव फिल्में बना रहे हैं कि फिल्मों को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आज के टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा को एक अलग लेवल पर ले जाने में इन तीनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जहां एक टाइम पर पैन इंडिया फिल्मों की जब बात की जाती थी या साउथ इंडियन फिल्मों की बात की जाती थी,
तब उस टाइम पर ज़्यादातर तमिल या तेलुगु फिल्में ही लोग जानते थे। लेकिन आज के टाइम पर कन्नड़ा सिनेमा में बन रही इतनी सारी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि वहाँ पर क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है। वहाँ के फिल्म मेकर्स नई नई कहानियों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, नए नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काम करने का मौका दे रहे हैं। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल कन्नड़ा सिनेमा में अभी देखने के लिए मिल रहा है। KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 के बाद अभी हमें KGF चैप्टर 3 भी देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा एक और बड़ी फिल्म कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से हमें कब्जा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें भी कन्नड़ा सिनेमा के 2 दिग्गज एक्टर उपेंद्र और सुदीप किच्चा एक साथ नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कन्नड़ा सिनेमा की बिल्कुल पूरी जर्नी के बारे में। आपको कन्नड़ा फिल्में कैसी लगती हैं? आपने कन्नड़ा फिल्मों के बारे में पहली बार कब सुना था और कौन सी फिल्म आपने पहले देखी थी? हमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अपना ओपिनियन, वहाँ की फिल्मों के बारे में अपनी राय जरूर मेंशन करना। ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನನಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದು. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಿಬಿಡಿಸು. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಪೀಸ್.